जय हिंद दोस्तों। आज 25 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको टिक करके मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज इसी को लेकर के एडिटोरियल भी दिया गया है और साथ ही साथ कई अन्य न्यूज़ जो आज के पेपर में आपको मिल जाएगा क्वाड समिट को लेकर के। क्वाड समिट में भी स्पेशली द्विपक्षीय वार्ता हुई है भारत की अमेरिका के साथ, उसकी भी चर्चा है। भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय चर्चा हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसकी भी चर्चा है। और भारत का जापान के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसकी भी चर्चा है। दोस्तों क्वाड का जो गठन किया गया है वो क्वाड का गठन अप्रत्यक्ष तौर पे चीन को इनकाउंटर करने के लिए किया गया है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे कभी भी क्वाड के नेता या क्वाड समिट के दौरान चीन या रूस का जिक्र नहीं होता। क्वाड के दौरान जो जिक्र होता है नॉर्मली वो होता है फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक रीजन, स्वतंत्र मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं। अब देखिए स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की जैसे ही बात करते हैं, इसको चीन अपने खिलाफ लेता है। चीन अपने खिलाफ क्यों लेता है उसका रीजन है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। तो ये जो है साउथ चाइना सी का क्षेत्र है और ये 9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन की संकल्पना बेसिकली 1947 के आसपास चीन ने ही किया था। टोटल इसमें देखेंगे तो आप टोटल 9 लाइन है, वह टोटल यहाँ पे 9 लाइन है। तो ये कहना है चीन का कि ये टोटल क्षेत्र जो है उसके क्षेत्राधिकार में आता है, राइट। तो यहाँ पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट द्वीप है जैसे पार्सेल आइलैंड है, जैसे स्पार्टली आइलैंड है, ये सब इम्पॉर्टेंट द्वीप पे भी चीन अपना कब्जा करता है या चीन अपना दावा ठोकता है। यहाँ पे इनफैक्ट चीन ने अपना एयरबेस भी बना कर रखा हुआ, जबकि अन्य देशों का कहना है, फिलीपींस का कहना है कि ये उनका क्षेत्राधिकार है, या वियतनाम का कहना है कि ये उनका क्षेत्राधिकार है। कई देशों का यहाँ पे दावा है, लेकिन चीन किसी के नहीं सुनता। इनफैक्ट इसी मुद्दे को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था फिलीपींस और चीन। फिलीपींस के पक्ष में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निर्णय सुनाया था, बावजूद चीन ने उस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह के कई सारी चीज़ें होता है। दूसरा ये भी है कि मान लीजिए चीन कई सारे कृत्रिम आइलैंड बनाता है, जैसे यहाँ पे एक कृत्रिम आइलैंड चीन ने मान लीजिए बना दिया, और कृत्रिम आइलैंड बनाने के बाद यूनाइटेड नेशन का एक कानून है, वो कानून कहता है कि जो आपका क्षेत्राधिकार है उसके 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र पे आप उत्खनन वगैरह कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, वहाँ पे जांच वगैरह कर सकते हैं। तो अगर कोई कृत्रिम आइलैंड चीन बना दिया और उसके बाद कहता है कि यूनाइटेड नेशन के इस कानून के तहत हमें छूट है कि हम 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र पे उत्खनन कर सकते हैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर तो विश्व के कोई भी देश कहीं पे भी जाकर के एक कृत्रिम आइलैंड बनाएगा और वहाँ पे वो अपना क्षेत्राधिकार घोषित कर देगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वायलेशन कर रहा है चीन। और ये तो हो गया दक्षिणी चीन सागर। इसी तरह से पूर्वी चीन सागर में मैं आपको लेकर चलता हूँ। दक्षिणी चीन सागर में चीन का कई देशों के साथ विवाद है, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, कई देशों के साथ विवाद है। पूर्वी चीन सागर में अगर आप देखेंगे तो पूर्वी चीन सागर में भी चीन का विवाद है बेसिकली जापान के साथ। ये देखिए पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पे ये जो सेनकाकू द्वीप है, ये सेनकाकू द्वीप पे जापान का दावा है कि ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है और चीन कहता है कि ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है। तो यहाँ पे भी इस द्वीप को लेकर के चीन और जापान में भी विवाद है। एक तरफ दक्षिण चीन सागर और दूसरी तरफ पूर्वी चीन सागर, दोनों ही जगह जापान को लेकर के चीन का विवाद है। और साथ ही साथ जो अन्य देश है दक्षिण चीन सागर के अन्य देश हैं, लगभग सभी देश के साथ चीन का विवाद है। तो क्वाड जैसे ही कहता है कि फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र होना चाहिए, उसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरह से वहां पे लागू होना चाहिए। उसका मतलब ये भी है कि जो चीन दावा करता है कि दक्षिणी चीन सागर का 90% हिस्सा उसका है, ये गलत दावा है। तो अप्रत्यक्ष तौर पे चीन को काउंटर करता है, प्रत्यक्ष तौर पे चीन का नाम नहीं लेता है। अब देखिए दक्षिणी चीन सागर महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक गैस का प्रचुर मात्रा में भंडार होता है। दूसरा कारण है कि चीन का लगभग जो भी व्यापार होता है लगभग यहीं से होता है। चीन, ताइवान और वियतनाम में स्पार्टली आइलैंड को लेकर के विवाद था
और स्पार्टली आइलैंड दक्षिणी चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसी तरह से चीन कृत्रिम द्वीप भी कई सारा बना रहा है और पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड पे हवाई पट्टी का भी निर्माण कर दिया है। अब ये सब क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक अनुमान के तहत 11 बैरल प्राकृतिक गैस, तेल और मूंगे का विस्तृत भंडार है। यानी जो भी इस क्षेत्र पे राज करेगा, जो भी दक्षिणी चीन सागर पे राज करेगा, उनके पास प्राकृतिक गैस का, तेल का और मूंगा का भंडार उसे मिलेगा। मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए जल क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है और यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता है। क्वाड मीटिंग से पहले मुझे याद है कि एक डिस्कशन हो रहा था कि जितना अवैध मछली है, 90% विश्व का अवैध मछली का जो उत्खनन करता है या अवैध मछली जो पकड़ता है वो चीन पकड़ता है। तो अगर हम स्वतंत्र फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये भी बात करते हैं कि आप इस तरह से अनफेयर रूप से मछली पकड़ना बंद कीजिए। और यही कारण है कि मछली के उत्पादन में चीन का विश्व में पहला स्थान है। दूसरा स्थान भारत का है, लेकिन भारत से कहीं ज़्यादा आगे है चीन मछली उत्पादन में। 9 डैश लाइन जो मैंने आपको दिखाया था, 9 डैश लाइन की संकल्पना 1947 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो संधि है, इस संधि को याद रखिएगा, अनक्लॉस UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो समुद्री कानून है यूनाइटेड नेशन की, और ये समुद्री कानून कहता है कि जो आपका मुख्य भूमि है, जैसे भारत का मुख्य भूमि है, तो जहाँ समुद्री सीमा शुरू होते हैं वहाँ से 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र पे तक आप वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको मिलता है। तो भारत का जो क्षेत्र है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक भारत को अधिकार मिला है, या किसी अन्य देश का जो क्षेत्र है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का उसको अधिकार मिला है। तो ये सब बेसिक इशू है, इस पर कभी और होगा तो फिर से मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन बेसिक इशू यही है कि मान लीजिए कल के डेट में अगर फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक की बात नहीं करेंगे तो कल के डेट में हिंद प्रशांत क्षेत्र में मान लीजिए या हिंद महासागर में मान लीजिए कि अमेरिका एक ठो कृत्रिम द्वीप बनाता है और कहता है कि यूनाइटेड नेशन की जो अनक्लॉस संधि है उस संधि के तहत हमको 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे शोधन करने की क्षमता है या अधिकार मिला हुआ। फिर तो अमेरिका भी ऐसा कर सकता है, फिर तो कोई भी देश ऐसा कर सकता है। तो इसलिए फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक क्षेत्र होना चाहिए और क्वाड इसी की पहल करता है। भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार। स्वयं इसे मुख्यमंत्री जी ने ही गिरफ्तार करवाया है और एक अच्छा कदम मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री को पता चलता है कि उनका मंत्री दोषी है। विजय सांगला को गिरफ्तार किया है, करवाया इनफैक्ट वहां के मुख्यमंत्री जी ने, तो एक अच्छा कदम मैं इसको मानता हूं। खाद्य तेलों से आयात शुल्क हटा, चीनी निर्यात पे अंकुश। देखिए खाद्य तेल की कीमत बढ़ी है। सूरजमुखी का एक अच्छा उत्पादक है आपको यूक्रेन। भारत सूरजमुखी का आयात करता था यूक्रेन से, विश्व स्तर पर यूक्रेन सूरजमुखी का निर्यात करता था। रूस से भारत जो है तेल अभी भी मंगा रहा है, इसके अलावा खाद रूस से मंगा रहा है। विश्व स्तर पे जो रूस यूक्रेन वार चला उसको लेकर के महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ी है। तो इसी के संदर्भ में एक एडिटोरियल भी आज आप लोग को पढ़ना है और साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूज़ है कि खाद्य तेलों का आयात शुल्क भारत ने घटाया है और चीनी निर्यात पे हमने अंकुश लगा रहे हैं धीरे धीरे। मौत के आंकड़े जुटाने का तरीका है WHO के विवाद की वजह। देखिए ये काफ़ी डिस्प्यूटेड टॉपिक है और एक स्पष्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पर रखूँगा। WHO एक रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कोविड के दौरान मरने वाले की संख्या लगभग 48 लाख थी, 47 लाख लोग मरे थे। भारत सरकार का डाटा ये कहता है कि भारत में कोविड के दौरान 4.8 लाख लोगों की मृत्यु होती है। किसकी बातों को सच माना जाए? क्या हम WHO की बातों को सच माने और क्या हम भारत सरकार की बातों को सच माने? तो बीइंग इंडियन सिटीजनशिप मैं भारत सरकार की बातों को सच मानूंगा। अब इसका कुछ काउंटर पॉइंट भी मैं दूंगा आपको। सबसे पहले मैं बेसिक
पे चर्चा करता हूँ कि WHO की स्थापना 1947 में किया गया था, 7 अप्रैल को किया गया था। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब अगर आप पिछले 2 वर्ष से पीएम मोदी की जो स्पीच होती है यूनाइटेड नेशन में, उस स्पीच को अगर आप गौर कीजिएगा तो उस स्पीच में भारत सरकार स्पष्ट रूप से यह मांग उठाती है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए, साथ ही साथ WHO में भी रिफॉर्म्स होना चाहिए। WHO में रिफॉर्म्स क्यों होना चाहिए? सवाल ये उत्पन्न होता है क्योंकि WHO एक शक्तिविहीन संस्था है। WHO में कोई शक्ति नहीं है। WHO आज तक हमें यह नहीं बता पाई कि कोरोना की उत्पत्ति किस देश से हुई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, विश्व के देशों को पता है कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है। लेकिन क्या WHO ने अभी तक कहा है कि WHO ने क्या अभी तक घोषणा किया है? WHO ने क्या स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है? तो आज तक WHO ने इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं किया है या चर्चा नहीं किया है इनफैक्ट। दूसरा बात क्या है कि कोरोना को रोकने में WHO किस तरह से नाकाम रही है, इसलिए भी हमें WHO में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। महामारी को एक रोकने में WHO नाकाम रही है, इसलिए भी हमें इसको ज़रूरत है रिफॉर्म्स करने की। और कोई सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, एक ऐसा कानून जो विश्व के सभी देशों पर समान रूप से लागू हो सके। WHO इस तरह का कोई कानून नहीं बना पाई है, इसलिए हमें WHO में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब देखिए, ये जो आंकड़ा पेश किया है कि 47 लाख लोग मरे हैं कोविड के दौरान, हम इस पर क्यों भरोसा नहीं करें? तो आप 2 रीज़न दे सकते हैं। एक रीज़न तो आप ये दे सकते हैं कि WHO ने अभी तक हमें यह नहीं बताया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई है, राइट। दूसरा रीज़न ये दे सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो पहले प्रतिवर्ष जारी होता था, उस रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और राजनीतिक विश्लेषक का ये मानना है कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट बंद किया, उसके पीछे का कारण यह है कि चीन पैसा देकर के इन्फ्लुएंस करता था और अपनी रैंकिंग ऊपर रखता था, ताकि अधिक से अधिक निवेश चीन में आए, चीन का व्यापार बढ़े। तो वर्ल्ड बैंक को चीन पैसा देता था ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी रैंकिंग को ऊपर रख सके। ये जो आरोप लगा था वर्ल्ड बैंक पे, और इसी आरोप के बाद वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट बंद कर दिया। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे इस तरह का आरोप लगता है तो उसकी प्रासंगिकता पे सवाल उत्पन्न होता है। ये भी सवाल उत्पन्न होता है कि ये जो डाटा WHO दे रहा है, हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस के माध्यम से या किसी ने WHO को पैसा दिया होगा और वो WHO ये डाटा दे रहा है भारत के खिलाफ। चुनौतियों से होगा नए उपराज्यपाल का स्वागत। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना जी। विनय कुमार सक्सेना जी दिल्ली के नए LG बने हैं। देखिए अगेन इसको पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे जो कल हमने डिस्कस किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। इसका निर्माण किया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बेसिकली 13 देशों का इसमें समूह है। क्वाड के 4 देश हैं, इसके अलावा अन्य देश इसमें हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण कोरिया है, अन्य देश हैं। इसके रीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि देखिए, अगर अमेरिका को आप देखिएगा तो अमेरिका जो है TPP से बाहर हो गया। TPP क्या था? ट्रांस पैसिफिक प्रोटोकॉल था, शायद इसको बोलते हैं। ओके, ट्रांस पैसिफिक जो व्यापार होता था बेसिकली वही TPP का एक समझौता था, जहाँ पे अमेरिका यूरोपीय देश के साथ जो है व्यापार करता था। अब इससे अमेरिका बाहर हो गया बेसिकली, और उसके बाद अमेरिका भी कहीं न कहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र के इंपॉर्टेंस को समझ रहा। पहले यूरोप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, अब हिंद प्रशांत क्षेत्र का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका इस तरह का समझौता चाहता था। दूसरा यह है कि चीन पे अपनी इंटरडिपेंडेंसी हमें घटाना है, सभी देशों को घटाना है। कहीं न कहीं आज भी सच्चाई तो ये है कि आज भी हम चीन पे डिपेंड हैं, आज भी अमेरिका चीन पे डिपेंड है। आज अगर हम चीन पे व्यापार बंद कर दें या क्वाड के देश चीन के साथ आज का आज व्यापार बंद कर दें तो विश्व में बहुत हाई लेवल की महंगाई बढ़ जाएगी।
और जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने चीन पे सप्लाई चेन के रूप में चीन के साथ काफ़ी हद तक डिपेंड हो गए थे। तो धीरे धीरे इस डिपेंडेंसी को कम करके हम क्वाड के देश, ये जो 13 देश के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, ये 13 के देश एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो जाए। क्वाड पे चीन पे इंटरडिपेंडेंसी घटा करके, चीन पे अपनी निर्भरता घटा करके ये देश सप्लाई चेन खुद का डेवलप कर ले। तो ये उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि इसी तरह का समझौता आरसीपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो चीन जिसमें शामिल था, भारत इससे बाहर हो गया था। तो ये समझौता भी किया गया था। तो अमेरिका भी इसके क्वांटम में कुछ समझौता चाहता था, तो इसलिए ये समझौता हुआ है। अभी कल जो समझौता हुआ है वो हुआ है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो 13 देशों के बीच में समझौता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो क्वाड है उसके अगेंस्ट में चीन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बना रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चीन बना रहा है, GSI, क्वाड के अगेंस्ट में। ओके, तकनीकी क्षेत्र में मजबूत होगी भारत अमेरिका की साझेदारी। अमेरिका और भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ है और द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन के बीच में। देखिए, यूएस इंडिया रिलेशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, बस कुछ पॉइंट में चर्चा कर देता हूँ। भारत और अमेरिका के बीच में 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं, जो मिलिट्री एग्रीमेंट है, और अमेरिका अपने क्लोजेस्ट एलाय के साथ ये एग्रीमेंट करती है। जितने भी नाटो के देश हैं सभी के साथ लगभग ये समझौता अमेरिका ने किया है। उसमें एक है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2018 में किया था। दूसरा है लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2016 में साइन किया था। तीसरा है GSOMIA जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2002 में साइन किया था। और चौथा है बेका बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, 2020 में इन्होंने साइन किया था। इसके अलावा भारत को STO1 का दर्जा दिया है। 2+2 वार्ता जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ हो रहा है, और साथ ही साथ अब रूस के साथ भी 2+2 वार्ता होना शुरू हुआ है। अमेरिका के साथ भारत को देखेंगे तो ट्रेड सरप्लस की स्थिति है। 20 से 25 अरब डॉलर का बेनिफिट होता है ट्रेड करने में भारत अमेरिका के साथ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी है, रणनीतिक और आतंकवाद पे सहयोगी है, और विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है अमेरिका से। तो ये सब अमेरिका के साथ पॉजिटिव रिलेशन है भारत का। थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन पे भी मैं चर्चा करता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या चुनौती है। एक है GSP से बाहर कर दिया भारत को। GSP मतलब होता है जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। 190 मिलियन डॉलर के उत्पाद को जो है बाहर कर दिया है। GSP मतलब क्या होता था कि इस पर छूट मिलता था, इस उत्पाद पे छूट मिलता था, टैक्स नहीं लगता था इंडियन को, लेकिन अब उस पर टैक्स लगना शुरू हो गया। H1B वीज़ा को लेकर के इशू है। हार्ले डेविडसन बाइक का उत्पादन भारत में बंद हो गया। सोलर प्लेट को लेकर के विवाद है। कृषि सब्सिडी को लेकर के कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी किया था कि WTO में फिर से कृषि सब्सिडी मुद्दा को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में विवाद होगी। S-400 जो हमने रूस से परचेज किया उसको लेकर के विवाद है। भारत पे काटसा कानून कभी भी लग सकता है। काटसा मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका अर्थ ये होता है कि वो देश जो रूस से, नॉर्थ कोरिया से और ईरान से किसी भी तरह का हथियार खरीदता है उसमें अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है इस एक्ट के थ्रू। अफगानिस्तान तालिबान इशू है। डाटा लोकलाइजेशन का इशू है। भारत की ऊर्जा ज़रूरत और ईरान, ये भी इशू है। डेयरी उद्योग पे अमेरिका के लिए खोला नहीं। अमेरिका बार बार कहता है कि अपना डेयरी उद्योग हमारे के लिए खोलिए, और भारत के लोगों में USA के प्रति विश्वास की भी कमी है। तो ये सब जो है नेगेटिव पॉइंट है भारत और USA रिलेशन पे। इस पर डिटेल से मैंने चर्चा किया था सेपरेट वीडियो बना करके, इसलिए डिटेल से मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए क्वाड मीटिंग में क्या चर्चा हुई। क्वाड मीटिंग में ये चर्चा हुई है कि भारत और अमेरिका तकनीकी के लिए एक साझा कार्यक्रम चलाएगी, और इस साझा कार्यक्रम के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों देश के कारोबारी और विशेषज्ञ मिलकर काम करेंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि 5G टेक्नोलॉजी का हाल में ही ट्रायल भारत ने किया और सफलतापूर्ण ट्रायल किया।
तो अगर दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये विश्व के लिए फायदा होगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात किया और नए नए ये प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बानीज। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बानीज, नाम भी याद रख लीजिएगा। इनके साथ फिर वार्ता हुई है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ही वो देश है, वो पहला विकसित देश है जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देश ने ऑलरेडी साइन किया है और इस पर काम तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन किया है उसमें किस वस्तु को बाहर रखा गया। तो ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें भारत के डेयरी उद्योग को बाहर रखा गया। डेयरी उद्योग को बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि भारत में डेयरी की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। भारत विश्व का सबसे अधिक दूध का उत्पादन भले ही करता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है यानी प्रति गाय जो दूध का उत्पादन होता है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया चाहता था और अमेरिका भी इनफैक्ट चाहता है कि भारत जो है डेयरी उद्योग का एक्सेस दे इन देशों को, लेकिन भारत लगातार मना करता है कि हम अगर डेयरी उद्योग का एक्सेस दे देंगे तो हमारे किसान तबाह हो सकते हैं। इसलिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भले ही साइन किया है, लेकिन डेयरी उद्योग को इससे बाहर रखा है। भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान ये कहा है श्री पीयूष गोयल जी ने। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के दौरान उन्होंने ये बातें कही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट होता है दावोस में। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, लेकिन दावोस में जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ पे इसका समिट प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज पेपर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मुआवजा देने के लिए आदेश पे सर्वोच्च न्यायालय की मोहर। इशू ये है कि लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण उस पर 30 लाख का जुर्माना उपभोक्ता अदालत ने लगाया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस जो 30 लाख का मुआवजा देने की बात किया था या जुर्माना लगाया था उसको सही पाया है और कहा है कि आपको ये मुआवजा देना होगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है उपभोक्ता अधिनियम 1986, साथ ही साथ उपभोक्ता कानून देश में क्या है। देखिए, उपभोक्ता कानून हमारे देश में जो बना था वो 1986 में बना था, 1986 में बना था और वर्ष 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है, सुधार किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नियमों को सरल बनाया गया है 2019 में। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है बस मैं वही चर्चा करता हूँ। इसके तहत जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो बेसिकली है ये उपभोक्ता शिकायतों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जांच करता है और सुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं की वापसी लेगा, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाता है और साथ ही साथ जो भ्रामक विज्ञापन फैलाते हैं उस पर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान करता है। इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया है 2021 में। ये किया गया है कि 3 तरह के आयोग की चर्चा किया गया था यहाँ पे। एक जिला स्तर पे आयोग था, एक राज्य स्तर पे था और एक देश के स्तर पे था। तो 2019 में ये प्रोविजन किया गया था कि जिला स्तर का जो आयोग होगा वो 1 करोड़ रुपए तक के मुकदमा को सुनेगा, लेकिन दिसंबर 2021 में ये प्रोविजन किया गया है कि 1 करोड़ नहीं, अब जिला स्तर का आयोग 50 लाख रुपए तक के ही मुकदमा को सुनेगा। उसके बाद राज्य आयोग जो है वो पहले ये प्रोविजन था कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मुकदमा को सुनेगा। अब ये प्रोविजन कर दिया गया है कि राज्य आयोग जो होगा वो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के मुकदमा को सुनेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग जो पहले 10 करोड़ से अधिक के मुकदमा को सुनता था, अब ये प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रीय आयोग जो होगा 2 करोड़ से अधिक के मुकदमा की सुनवाई करेगा और दाखिल करने के बाद, कोई कंप्लेंट दाखिल करने के बाद 21 दिन के अंदर शिकायत जो है स्वतः स्वीकार्य हो जाएगा। तो 21 दिन के अंदर या तो स्वीकार कर लेगा, अगर स्वीकार नहीं होगा तो स्वतः स्वीकार 21 दिन के अंतर्गत आपका केस हो जाएगा। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो जानकारी होनी चाहिए। WHO के आंकड़े की खोल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट की पोल ऑलरेडी WHO पे हमने डिस्कस किया, बाकी इस न्यूज़ को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवे से कमज़ोर नहीं होगी ग्रामीण विकास की गुणवत्ता। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, खास करके यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस पदक से राज्य के प्रतीक चिन्ह और शेख अब्दुल्ला की तस्वीर हटाई गई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कदम है। महंगाई जो है मुंह तोड़ जवाब मांगती महंगाई देश में बढ़ रहा है और देश के लिए वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन वार के कारण विश्व स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, तो उसी को लेकर के ये एडिटोरियल है। मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए गिद्धों के संरक्षण को लेकर के चर्चा किया गया है। वल्चर भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल पे ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस कर लिया था, तो इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं। पीएम वाणी योजना में बीएसएनएल के 30,000 वाईफाई हॉटस्पॉट शामिल होंगे। पीएम वाणी योजना बेसिकली वाईफाई को रेगुलेट करने के लिए है, वाईफाई को प्रोवाइड करने के लिए पीएम वाणी योजना की शुरुआत किया है, जहां से बीएसएनएल के 30,000 वाईफाई हॉटस्पॉट को शामिल किया गया, वो भी इससे जुड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा अनचाहे कॉल से छुटकारा पाने के लिए, तो ये भी एक अच्छा कदम है। देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद फिर एक बार चर्चा में है। कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जब किसी व्यक्ति के वोटिंग पैटर्न में बदलाव की कोशिश किया जाता है, उसी को कहा गया है ये विवाद बेसिकली। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका इंडिया में ही ये विवाद बेसिकली कर रही थी। एक कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, जो फेसबुक का यूज करके लोगों के वोटिंग पैटर्न को जानने का प्रयास कर रही थी, राइट। तो ये विवाद एक समय में काफ़ी चर्चा में हुआ था। सिंजियांग पुलिस फाइल से उइगर पे अत्याचार उजागर। चीन उइगर पे लगातार हमला करता है। चीन कुरान शरीफ को नहीं मानता है, चीन कुरान में भी परिवर्तन की बात करता है, लेकिन विश्व के मुसलमान इसको लेकर के खामोश है। चीन उइगर मुसलमानों के हुकूक का हनन किस तरह से करता है? चीन में कोई उइगर मुसलमान मुस्लिम नाम तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन विश्व इसको लेकर के खामोश है। तो निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पे छोटा छोटा इशू इंडिया में होता है, वहाँ पे चर्चा पूरे विश्व में होती है, और चीन में जहाँ पे 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया है, उसकी चर्चा नहीं होती है जितना होना चाहिए। चलिए इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।